आज का टॉपिक बर्नौली प्रमेय, जो हमारे चैप्टर द्रव गति विज्ञान एवं प्रवाह मापन के अधीन है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी है। वो जो चीजें उसमें पहली है हमारी कि कुल ऊर्जा क्या होती है। कुल ऊर्जा होती है हमारी दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद में हमें समझना है कि स्थिति ऊर्जा क्या होती है। स्थिति ऊर्जा होती है कि किसी भी वस्तु की अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उस वस्तु में जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब वस्तु की स्थिति का मतलब क्या है कि वस्तु की स्थिति के लिए हम सबसे पहले कोई आधार यानी कि डेटम या न्यास मानते हैं। उस आधार से, काल्पनिक आधार से उस वस्तु की जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई की वजह से जो उसमें ऊर्जा संचित हो रही है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला mgh होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है हमारी जो द्रव बह रहा है, बहते हुए द्रव की गति के कारण जो उसमें जो ऊर्जा संचित होगी उसे हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जिसमें एम क्या है बहते हुए द्रव का द्रव्यमान, बी क्या है बहते हुए द्रव की का वेग। उसके बाद में हमारा आता है तीसरा दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा क्या होता है कि जो द्रव भरा हुआ है उस द्रव के स्वयं के भार के कारण जो दाब लगेगा उससे जो ऊर्जा संचित होगी उसे हम क्या बोलेंगे? दाब ऊर्जा बोलेंगे। दाब ऊर्जा बराबर होगा दाब इंटू आयतन। ठीक है। ये तीनों चीज पढ़ने के बाद में हमें पहला स्थिति ऊर्जा मतलब mgh, गतिज ऊर्जा मतलब हाफ एम बी स्क्वायर और दाब ऊर्जा मतलब P इंटू बी। उसके बाद में ये हमारे लिखा हुआ है कि दाब ऊर्जा तो सीख लिए, दाब प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब हमें चीज समझना है दाब शीर्ष, गति शीर्ष और स्थिति शीर्ष ये क्या होता है। जब ये कुछ नहीं होता, जब दाब ऊर्जा या गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में द्रव के भार का भाग देंगे तो हमें दाब शीर्ष, गति शीर्ष और स्थिति शीर्ष प्राप्त हुआ। तो स्थिति शीर्ष बराबर, स्थिति शीर्ष हमारे यहाँ z है और स्थिति शीर्ष बराबर mgz अपॉन mg का भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा स्थिति शीर्ष। उसके बाद में गतिज ऊर्जा के लिए हम गतिज ऊर्जा का मतलब हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा है। अब इस हाफ एम बी स्क्वायर में हम एम जी बाहर का भाग दें, एम जी का भाग देंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर अपॉन 2g बच जाएगा। फिर होते हैं हमारे दाब ऊर्जा, दाब शीर्षों के लिए पहले दाब ऊर्जा बराबर क्या है P इंटू बी। अब इसमें एम जी का बाहर देंगे तो P इंटू बी अपॉन एम जी, एम अपॉन बी रो हो गया, P अपॉन रो जी, तो रो इंटू जी क्या होगा गामा, तो P अपॉन गामा हो जाएगा। अब इनके बाद में हमें समझना है दाब ऊर्जा की यूनिट होती है जूल। ठीक है। जिसे हम न्यूटन मीटर भी लिखेंगे। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तीनों की ऊर्जाओं की यूनिट होती है जूल एसआई पद्धति में, जिसे हम न्यूटन मीटर भी लिखेंगे। ठीक है। मतलब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। उसके बाद में दाब शीर्ष की यूनिट होती है मीटर। अब हम आते हैं हमारा मेन जो टॉपिक है बर्नौली प्रमेय। बर्नौली प्रमेय की जो परिभाषा है उस बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी असंपीड्य घर्षण रहित द्रव के लिए प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर समग्र ऊर्जा समान रहती है। मतलब क्या कहना है
कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार कि कोई पाइप है, उस पाइप के अंदर असंपीड्य घर्षण रहित द्रव बह रहा है, तो बहते हुए द्रव की प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान समान रहता है। ये बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट है। अब कुल ऊर्जा का मान समान रहता है, इसका मतलब कुल ऊर्जा क्या हमने पढ़ी है अभी, ताप ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इसका मान समान रहता है। इसका मतलब इन तीनों का जो समीकरण है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा कांस्टेंट, यानी कि दाब शीर्ष प्लस गति शीर्ष प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर, सॉरी, दाब शीर्ष प्लस गति शीर्ष प्लस स्थिति शीर्ष बराबर कांस्टेंट, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं बर्नौली प्रमेय को। अब आगे हमें पढ़ना है कि बर्नौली प्रमेय किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सांतत समीकरण किसके नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। अब इसको हम गणितीय रूप में पी अपॉन गामा प्लस, इसको गामा से डिनोट करेंगे, पी अपॉन, ये यहाँ पर डब्ल्यू लिखा है, कहीं बुक में इसको गामा से यूज किया है, अभी हम इसको डब्ल्यू से पढ़ेंगे। पी अपॉन डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, गणितीय रूप में इसको ऐसे लिखें। अब इसको हमें समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें 5 चित्र दिखाया हुआ है, इस चित्र को समझना है कि ये जो पाइप है हमारा, इस पाइप का सेक्शन 3 सेक्शन लिए 1, 2 और 3। ये पाइप का जो देख रहे हो आप, इसका इस पार्ट पे एरिया अलग है, यहाँ डायमीटर उसका अलग है, यहाँ डायमीटर अलग है, इसका यहाँ डायमीटर अलग है, इसका यहाँ डायमीटर अलग है। इसका मतलब कि यहाँ वेलोसिटी इसकी अलग होगी, यहाँ वेलोसिटी इसकी अलग होगी, यहाँ वेलोसिटी इसकी अलग होगी। ठीक है, अब हमें इसके समझने के लिए हमने तीन बर्नौली प्रमेय समझ लिया, 3 सेक्शन है, 1, 2, 3। अब सेक्शन 1 पे कुल ऊर्जा देखनी है, सेक्शन 2 पे कुल ऊर्जा देखनी है, सेक्शन 3 पे कुल ऊर्जा देखनी है। इन तीनों, सेक्शन 1 की ऊर्जा बराबर सेक्शन 2 की ऊर्जा बराबर सेक्शन 3 की ऊर्जा सिद्ध करनी है हमें। इसके लिए हमें सबसे पहले तो कुल ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, आधार तल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमने एक एक्स लाइन खींची, जिसे हमने आधार तल माना। पूरे पाइप के लिए यह एक आधार तल होगा, मतलब एक पाइप के लिए एक आधार तल होगा, चाहे वो पाइप किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे इंक्लाइंड हो, किसी भी अवस्था में एक बार एक पाइप के लिए एक आधार रेखा होगी, हमने खींच दी। अब इस आधार की सेक्शन 1 ये हमारा रहा, इससे इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की जो ऊंचाई है उसको Z1 मान ली, इसके सेक्शन 2 के मध्य बिंदु से इसकी ऊंचाई को Z2 और इससे 3 के मध्य से और यहाँ तक आधार तक की ऊंचाई को Z3 मान लिया। ये हो गया हमारा स्थिति सीट Z1, Z2, Z3। अब हमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पे हमें दाब शीर्ष निकालना है। दाब शीर्ष कैसे निकालोगे, इसके लिए हमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पे सिंपल मैनोमीटर ने पाइप के अंदर लगानी है। पाइप में लगाने के बाद में जो पाइप के अंदर द्रव बह रहा है, उस द्रव के स्वयं के दाब, स्वयं के भार की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो प्रेशर की वजह, उस प्रेशर से जो हमारी मैनोमीटर है उसमें पानी द्रव ऊपर चढ़ेगा। अब जितना प्रेशर होगा उतनी हाइट तक हमारा, यानी कि जितना दाब शीर्ष होगा उस हाइट तक हमारा मैनोमीटर में द्रव ऊपर चढ़ेगा। तो सेक्शन 1 पर हमारा जो दाब शीर्ष है P1 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू के बराबर इतना चढ़ा, सेक्शन 2 में P2 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू के बराबर इतना चढ़ा, सेक्शन 3 में हमारा P3 अपॉन स्मॉल डब्ल्यू के बराबर इतना चढ़ा। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि अब आगे देखना क्या है हमारा, कि आगे आएगा हमारा गति शीर्ष। गति जो शीर्ष के लिए हमें सेक्शन 1 पे वेलोसिटी निकालनी है, सेक्शन 2 पे वेलोसिटी, सेक्शन 3 पे वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी सेक्शन 1 में वेलोसिटी v1 है तो गति शीर्ष होगा हमारा v1 स्क्वायर अपॉन 2g। सेक्शन 2 पे वेलोसिटी v2 है तो गति शीर्ष होगा v2 स्क्वायर अपॉन 2g। सेक्शन 3 पे वेलोसिटी v3 है तो गति शीर्ष होगा v3 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, अब सेक्शन 1 पर कुल ऊर्जा हम तीनों इसको 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 ऐड कर लेंगे। ठीक है,
और सेक्शन 2 कुल ऊर्जा इसको 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 ऐड कर लेंगे, सेक्शन 3 कुल ऊर्जा के लिए इसको इसको और इसको तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 की कुल ऊर्जा को हम E1 से रिप्रेजेंट करें, P1 अपॉन स्मॉल w प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल टू E1 E11, सेक्शन 2 के लिए E22 लिख दिया, सेक्शन 3 के E33 लिया। तो सेक्शन 1, यदि ये जो द्रव बह रहा है, इस द्रव बहते हुए द्रव की ऊर्जा में हानि नगण्य है, यानी शून्य, कोई हानि नहीं हुई, तो उस केस में E11 बराबर E22 बराबर E33 यही हमें सिद्ध करना है। तो बर्नौली प्रमेय ने कहा था कि घर्षण रहित होगा तो कोई ऊर्जा लॉस नहीं हो रही, फिर असंपीड है तो भी हमारे इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, इसलिए E1 बराबर E2 बराबर E3 ये हमें सिद्ध करना। अब आगे हमें इसमें एक चीज और समझनी है कि बर्नौली प्रमेय की कुछ लिमिटेशन, मतलब ये जो हमने नीचे लिखा है E1 बराबर E2 बराबर E33, ये कुछ कंडीशन होती है तभी ये बराबर होती है बहते हुए द्रव में, सॉरी पाइप के अंदर जो द्रव बह रहा है उस द्रव के प्रत्येक सेक्शन पे कुल ऊर्जा का मान समान तभी रहेगा जब हमारी निम्न शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें कौन कौन सी है? पहला, जो द्रव्य बह रहा है वो अशांत होने चाहिए, यानी कि उसमें श्यानता 0 होनी चाहिए। ठीक है, नॉन विस्कस। दूसरा, जो द्रव बह रहा है वो हमारा द्रव असंपीड होना चाहिए। जो हमारी परिभाषा में पहली लाइन में पहला वर्ड लिखा है असंपीड, यदि आपने परिभाषा में असंपीड यूज नहीं किया तो आपकी बर्नौली प्रमेय का जो कथन है वो गलत हो कहलाएगा, मतलब सही नहीं होगा। इसलिए असंपीड और घर्षण रहित दो वर्ड बहुत जरूरी है। और कुल ऊर्जा, उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि जो पाइप की सेक्शन जैसे वन पूरे सेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो समान होगी, यानी कि सेक्शन वन के हर बिंदु पे जो वेलोसिटी वो समान होगी, सेक्शन 2 के हर बिंदु पे वेलोसिटी समान होगी, सेक्शन 3 के हर बिंदु पे वेलोसिटी समान होनी चाहिए। यदि समान है तो बर्नौली प्रमेय हमारी अप्लाई होगी। चौथा, कि जो द्रव्य बह रहा है उस द्रव की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में क्षति नगण्य मानी है, ऊर्जा क्षति को नगण्य माना गया है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं, ऊर्जा क्षति को नगण्य माना है, इसलिए ये तीनों बराबर है। यदि ऊर्जा क्षति होती तो ये तीनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट है ये है, यदि घूर्णन प्रवाह हो रहा हो तो अपकेंद्रीय बल के कारण ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो हमारे इस तरह से ये बर्नौली प्रमेय की जो लास्ट मैंने बताई ये हमारी सीमाएं, क्या क्या सीमाएं, कि तरल आसान होने चाहिए, तरल संपीड़ होने चाहिए, किसी परिक्षेत्र वेग समान होना चाहिए, ऊर्जा क्षति को नगण्य माना जाए, और यदि घूर्णन प्रवाह हो रहा हो तो अपकेंद्रीय बल के कारण ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये उसकी सीमाएं और ये हमें इसको सिद्ध करना। तो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि बर्नौली प्रमेय को सिद्ध कीजिए, सीधा देखो 6 में 8 में 10 में पूछा गया है। ठीक है, उसकी सीमाएं भी पूछी जाती है। तो थैंक यू, आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें होगा फर्स्ट वेंचुरी मापी, सेकंड ओरिफिस मीटर, थर्ड होगा पिटोट। इन तीनों को पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, आज का टॉपिक यहीं फिनिश।